कहानी की शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि एक आदमी हिमालय के ऊपर चढ़ रहा है और तभी एक आवाज हमें बताती है कि एडवर्ड कोल उसने अपनी जिंदगी के आखिरी महीने ऐसे जिए जैसे लोग अपनी पूरी जिंदगी भी नहीं जी पाते। और इसके बाद कहानी आ जाती है फ्लैशबैक में, जहां पर ये दिखाया जाता है कि एक आदमी जिसका नाम कार्टर चैम्बर्स है, जो मैकेनिक है, और उसके साथ काम करने वाला एक लड़का उससे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछ रहा होता है। तभी कोल को खांसी होती है और वो देखता है कि उसकी खांसी में ब्लड भी आता है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है और इसके बाद उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। ये उसी का हॉस्पिटल है और उसे एक रूम में ले जाया जाता है। यहाँ पर रूम में पहले से एक आदमी होता है और ये वही आदमी वही मैकेनिक है जिसे फोन आया था। और यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि कार्टर उस फोन को सुनने के बाद उदास इसलिए हो गया था क्योंकि वो फोन हॉस्पिटल और अपने आदमी से कहता है कि अगर मैं इस आदमी के बगल में और कुछ दिन लेटा रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। ये तो मुझे पहले अधमरा लगता है। पीआर वाले इस बात को बहुत उछालेंगे और आपने कई बार कहा है कि मैं हॉस्पिटल चलाता हूँ ना कि स्पा। इसीलिए कार्टर और कोल दोनों को एक ही रूम में रहना पड़ता है। दरअसल इन दोनों को लंग कैंसर होता है और इसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है क्योंकि कीमोथेरेपी के दौरान इंसान को बहुत कुछ सहना पड़ता है। कोल की 4 बार शादी हो चुकी है लेकिन चारों बार उसका डाइवोर्स हो गया। वो एक फैमिली पर्सन नहीं है। वो कहता है कि मैंने अपने काम से ही शादी कर ली, मुझे अकेला रहना हमेशा से पसंद था और तुम शादी को और अपने अकेलेपन को दोनों को एक साथ मैनेज नहीं कर सकते। कोल बताता है कि मैं 16 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, पूरी जिंदगी कैसे बीत गई पता नहीं चला। वहीं कार्टर एक फैमिली पर्सन है, उसके 2 बेटे और एक बेटी है। हालांकि वो एक मैकेनिक बना लेकिन वो हमेशा से हिस्ट्री का एक प्रोफेसर बनना चाहता था, इसीलिए उसे इतिहास में बहुत ज्यादा रुचि होती है। हालांकि ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इनमें कॉमन है, इसीलिए धीरे धीरे इनकी बातें होना शुरू हो जाती है। पर एक दिन कोल के पास डॉक्टर आता है और वो उसे बताता है कि तुम्हारे पास अब तुम्हारी जिंदगी का बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा, तुम 1 साल से भी कम जिंदा रहने वाले हो। इस बात से कोल को काफी तकलीफ होती है लेकिन वो अपनी बात किसी से भी शेयर नहीं करता और ना ही उससे कोई मिलने आता है क्योंकि कोल नहीं चाहता कि उससे कोई भी मिले। उसी रात को कार्टर कुछ लिख रहा होता है। कोल उससे पूछता है कि तुम क्या लिख रहे हो। कार्टर उसे नहीं बताता और अगली सुबह जब कोल के पास डॉक्टर आता है तो उसके हाथ में वही कागज होता है जिस पर रात को कार्टर कुछ लिख रहा था, क्योंकि उसने लिखकर वो कागज जमीन पर फेंक दिया था। कोल डॉक्टर से वो कागज ले लेता है और वो पढ़ना शुरू करता है। तभी कार्टर की भी आंखें खुल जाती है। वो उससे अपना कागज मांगता है। कोल कहता है कि जमीन पर गिरा हुआ था, ये क्या है। कार्टर उसे बताता है कि मेरा फिलॉसफी का जो प्रोफेसर था उसने हमें ये एक्सरसाइज सिखाई थी जिसमें हमें आगे के बारे में सोचना होता है। इसे वो बकेट लिस्ट कहा करता था, जिसमें हमें उन सब चीजों को लिखना चाहिए जो अपनी जिंदगी में हम करना चाहते हैं, इससे पहले कि हम खुद ही बकेट के अंदर चले जाएं, यानी कि हमारी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएं। ये कोल को काफी इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि ये दोनों 1 साल से ज्यादा अब जिंदा रहने वाले नहीं हैं। कोल भी उसमें कुछ चीजें लिखता है और वो कहता है कि हमें ये करनी चाहिए। कार्टर कहता है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, मैंने तो बस अपनी विशेष इस पर लिख दी थी। कोल कहता है कि तुम पैसों की चिंता मत करो, पैसा मेरे पास बहुत है। जिंदगी के 45 साल कहाँ चले गए पता भी नहीं चला और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ भी ऐसे ही हुआ है। यहाँ से जाने के बाद मैं क्या करूंगा, लोगों के आसपास बैठूंगा, वो मुझसे मेरे प्रोफेशन मेरे फाइनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं ये बहाना करूंगा, उन्हें दिखाऊंगा कि मुझे इसकी परवाह है, जबकि मुझे परवाह नहीं है। तुम अपनी फैमिली में जाओगे, सब तुम्हारी केयर करेंगे, वो हर पल तुम्हें मरता हुआ देखेंगे और तुम उन्हें कंफर्ट करने की कोशिश में लगे रहोगे। क्या तुम अपनी जिंदगी में इस तरह की दया और दुख को देखना चाहते हो? मैं जानता हूँ कि तुम नहीं देखना चाहते क्योंकि मैं भी ऐसा नहीं चाहता। हम दोनों एक ही बोट पर सवार हैं और हमें ये सब करना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बैठकर ऐसा सोचते हैं कि कोई मिरेकल होने वाला है या साइंस कोई ऐसी तरक्की करने वाला है कि वो हमें ठीक कर देगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसकी बजाय हमें जिंदगी को जीना चाहिए, हमें वो करना चाहिए जो हम हमेशा से करना चाहते थे। इस बात से कार्टर सोच में पड़ जाता है क्योंकि वो बकेट लिस्ट तो हमेशा से बनाता था लेकिन कभी उसने इस पर इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचा नहीं था। तभी वहां पर कार्टर की वाइफ आ जाती है। कोल वहां से चला जाता है और कार्टर जब अपनी पत्नी को बताता है कि वो कोल के साथ कुछ वक्त के लिए बाहर जाना चाहता है, इस बात पर उसकी पत्नी कहती है कि तुम हार नहीं मान सकते, तुम लड़ना नहीं छोड़ सकते और बच्चों को क्या कहेंगे कि तुम हार मान के जा रहे हो, तुम उन्हें छोड़कर जा रहे हो। इस बात पर कार्टर को गुस्सा आ जाता है।
वो कहता है 45 साल तक मैं गाड़ियों को ठीक करता रहा, अपने आप को ग्रीस में पूरी तरह से झोंक दिया ताकि मेरे बच्चों को काम ना करना पड़े, और उन्होंने कभी काम नहीं किया। और मुझे लगता है कि अब मैं इतना तो डिजर्व करता हूँ कि अपनी जिंदगी का बचा हुआ कुछ वक्त अपनी मर्जी से अपनी तरह से जी सकूं। हालांकि कार्टर के सभी बच्चे अब बहुत बड़े हैं, लेकिन उसकी पत्नी नहीं चाहती कि वो उन्हें छोड़कर जाए, वो भी एक अजनबी के साथ जिसे वो जानता तक नहीं है। लेकिन कार्टर ने अब फैसला किया है कि उन्होंने जो लिस्ट बनाई है, जो बकेट लिस्ट बनाई है, वो उसके हिसाब से अपनी जिंदगी जिएंगे। कोल जानता है कि कार्टर की पत्नी उसे पसंद नहीं करती। कोल कार्टर से पूछता है क्या तुम भी मुझे पसंद नहीं करते? कार्टर कहता है अभी तक मैंने इस बारे में कोई भी फैसला नहीं किया। और इसके बाद ये दोनों अपनी बकेट लिस्ट के हिसाब से सबसे पहले स्काई डाइविंग करने के लिए जाते हैं। हालांकि ये विश कोल की होती है, ना कि कार्टर की। कार्टर को ऊंचाई से बहुत डर लगता है। वो कहता है मैं प्लेन पर चढ़ने से भी डरता हूँ और अब मैं स्काई डाइविंग कर रहा हूँ। लेकिन इनकी लिस्ट में ये है, इसलिए ये स्काई डाइविंग करते हैं। और स्काई डाइविंग करते हुए कोल बहुत इंजॉय करता है। वो कहता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उड़ रहा हूँ। और इस तरह से ये अपनी बकेट लिस्ट की पहली विश को पूरा करते हैं। और इस विश को पूरा करने के बाद कोल अपने हाथ में टैटू भी बनाता है, क्योंकि ये भी उसकी एक विश थी। हालांकि कार्टर नहीं बनाता। वो कहता है मुझे अपनी बॉडी में कोई भी टैटू नहीं चाहिए। दूसरी विश पूरी करने के बाद ये मुस्टैंग चलाते हैं, क्योंकि कार्टर हमेशा से मुस्टैंग गाड़ी चलाना चाहता था, लेकिन ये गाड़ी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन कोल एक बिलियनियर है, उसके पास बहुत पैसा है, उसके पास मुस्टैंग पहले से होती है और ये दोनों इन गाड़ियों को चलाते हैं। और इस जर्नी के दौरान खासकर कार्टर बहुत इंजॉय करता है, क्योंकि आज उसका एक सपना पूरा हो गया। और इस विश को पूरा करने के बाद ये दोनों फ्रांस जाते हैं, जहां पर एक बहुत ही फेमस होटल होता है जिसका नाम है शेवरा डियोर। ये दोनों वहां पर डिनर करते हैं और डिनर के दौरान कोल कार्टर को बताता है कि उसकी एक बेटी है, लेकिन अब वो उसके टच में नहीं है। कार्टर अपनी बकेट लिस्ट निकालता है और उसमें लिखता है गेट बैक इन टच, यानी कि तुम्हें दोबारा उसके टच में जाना होगा, उससे मिलना होगा। लेकिन कोल इस विश को काट देता है। वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी कार्टर उठकर वहां से चला जाता है। कोल को लगता है कि वो उसकी इस बात से नाराज हो गया और वो उसके पीछे वॉशरूम में जाता है और वो देखता है कि कार्टर की पूरी शर्ट पर ब्लड लगा हुआ है, यानी कि उसे ब्लीडिंग हुई है। कोल कहता है कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। कार्टर कहता है कि अभी कुछ दिन पहले हम हॉस्पिटल से निकले हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें वहां पर जाना चाहिए। वो शाह लेने के लिए चला जाता है और तभी कोल को कार्टर की वाइफ का कॉल आता है। वो कहती है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी नर्स का काम किया है और मैं जानती हूँ कि अब वो बच नहीं सकते। मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं उन्हें खोने के लिए तैयार नहीं हूँ, इसीलिए आप मेरे हस्बैंड को मेरे पास वापस ले आओ। और ये सुनने के बाद कोल कार्टर के पास जाता है और उसे कहता है कि हमें इस जर्नी को रोकना चाहिए, मुझे लगता है कि हमें घर वापस जाना चाहिए। कार्टर कहता है मैं ठीक हूं, तुम मेरी चिंता मत करो। कोल कहता है कि तुम्हारे बारे में नहीं है, मुझे लगता है कि मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा। और कार्टर समझ जाता है कि उसे उसकी पत्नी का कॉल आया। कार्टर कोल को कहता है कि मेरी और वर्जीनिया की लव मैरिज हुई थी। 40 सालों तक हम बच्चों के चक्कर में डिस्ट्रैक्ट रहे, फिर बच्चे बड़े हो गए, वो अपने काम में अपनी पढ़ाई में बिजी हो गए, हमारे बीच में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं था। लेकिन जब मैंने अपनी पत्नी वर्जीनिया को देखा तो कुछ ऐसा था जो मैं भूल गया था। एक वक्त था जब मैं उसका हाथ पकड़े बिना सड़क पर चलता भी नहीं था, और आज भी वो वही लेडी है, वो जरा सी भी नहीं बदली। लेकिन बहुत कुछ बहुत पीछे छूट गया है, यानी कि वो अब उसके लिए वैसा फील नहीं करता जैसे कभी किया करता था। और इसमें कार्टर की गलती नहीं होती। ये वक्त होता है जो इंसान को बहुत कुछ भुला देता है। वो अपनी फैमिली की केयर करता है, वो अपनी पत्नी से प्यार भी करता है, लेकिन उस तरह से फील नहीं करता जिस तरह से वो कभी किया करता था। और अब ये दोनों अपना आगे का सफर तय करते हैं और ये तंजानिया के जंगलों में जाते हैं, जहां पर ये बहुत सारे जानवरों को देखते हैं, वहां पर ये नेचर को देखते हैं। यहाँ पर कोल का एक और सपना होता है जिसमें उसे एक जानवर को मारना है, लेकिन वो अपनी इस विश को ड्रॉप कर देता है, जिससे कार्टर को बहुत खुशी होती है। और इसके बाद ये दोनों उस जगह जाते हैं जहां पर इस दुनिया का हर एक इंसान जाना चाहता है, और वो जगह है मिस्र के यानी कि इजिप्ट के पिरामिड्स। और जब ये पत्थरों पर बैठकर इजिप्ट के पिरामिड्स को देख रहे होते हैं, तभी कार्टर कोल को बोलता है तुम्हें पता है जो पुराने इजिप्शियंस थे उनका एक बहुत ही खूबसूरत विश्वास था कि मरने के बाद जब इंसान स्वर्ग जाता है तो उससे 2 सवाल पूछे जाते हैं, और अब मैं वो 2 सवाल तुमसे पूछूंगा। और वो पहला सवाल पूछता है क्या तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में जॉय यानी खुशी मिली?
कोल कहता है कि हाँ मुझे मिली। इसके बाद वो दूसरा सवाल पूछता है, वो कहता है क्या तुम्हारी वजह से कभी किसी को जिंदगी में जॉय मिला? कोल कहता है कि मुझे नहीं पता, तुम्हें उन लोगों से पूछना चाहिए जो मेरे आसपास थे। कोल उसे बताता है कि मेरा डाइवोर्स होने के बाद मेरी बेटी मेरी पत्नी के साथ चली गई। इसके बाद जब वो बड़ी हुई तो उसे एक लड़का पसंद आया। उस लड़के के अंदर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं दिखा, मैंने उसे मना किया, लेकिन वो भी मेरी बेटी थी, उसने मेरी बात नहीं सुनी और उसने उससे शादी कर ली। उस शादी में मैं इनवाइटेड नहीं था, लेकिन एक दिन मेरी बेटी मेरे पास आई। उसने मुझे बताया कि जिससे उसने शादी की है उसने उस पर हाथ उठाया। मैं उस आदमी को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन मेरी बेटी ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो ड्रंक था और इसमें मेरी भी गलती थी। इसके बाद उस आदमी ने एक बार फिर से ऐसे ही किया और इस बार मेरी बेटी ने मुझे नहीं बताया, मुझे पता चल गया और मैंने एक आदमी को जो इस तरह के मामलों को हैंडल करता था उसे ये मामला हैंडल करने के लिए कहा। मुझे नहीं पता कि उस आदमी ने उससे क्या कहा, बस मैं इतना जानता हूं कि उसने उसे जान से नहीं मारा था। और इसके बाद मेरी बेटी के हस्बैंड ने कभी भी उससे बात नहीं की, वो उसे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। और जब मेरी बेटी मुझे मिली तो उसने मुझसे कहा कि तुम मेरे लिए हमेशा के लिए मर चुकी हो। मैंने जो कुछ किया उस पर मुझे प्राउड नहीं है, लेकिन हाँ अगर दोबारा ऐसा मौका मिला तो मैं ऐसा ही करूंगा। और इसके लिए अगर मुझे इजिप्शियंस गॉड हेवन नहीं ले जाते तो शायद जिंदगी ऐसी ही चलती है। दरअसल कार्टर और कोल इन दोनों की जिंदगी एक ही नाव में सवार है। इन दोनों की जिंदगी खत्म होने वाली है और जिंदगी के इस मोड़ पर ये दोनों एक अच्छे दोस्त बन चुके हैं। इसीलिए इन दोनों की दिल की गहराइयों में जो गहरे राज है, जो गहरी फीलिंग्स है, जिन्हें इन्होंने कभी किसी को नहीं बताया, ये एक दूसरे को बता चुके हैं। जैसे कार्टर ने अपने और अपनी पत्नी के लव के बारे में कोल को बताया और कोल ने अपनी बेटी के बारे में। इसके बाद ये दोनों इंडिया ताजमहल देखने के लिए आते हैं और यहाँ पर कोल कार्टर को कहता है कि मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ कि मुझे दफनाना चाहिए या मुझे जलाना चाहिए। अगर मुझे दफनाया गया और नीचे मुझे सुनने वाला कोई भी ना मिला तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, और अगर मुझे जलाते हैं तो मेरी राख को दफना देंगे, हवा में उड़ा देंगे या गंगा में बहा देंगे। लेकिन क्या होगा अगर जब मुझे वो जला रहे हों और मुझे उससे दर्द हो रहा हो? कार्टर कहता है कि मैं तो यही चाहता हूँ कि मुझे जलाया जाए और मेरी राख को एक केन में रखकर ऐसी जगह रख दिया जाए जहां से मैं दूर दूर तक नजारे देख पाऊं। इंडिया का सफर पूरा करने के बाद ये चाइना जाते हैं, जहां पर एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर मोटरसाइकिल चलाते हैं और वहां का सफर करने के बाद आते हैं नेपाल, जहां पर ये माउंट एवरेस्ट को देखते हैं। लेकिन ये ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि मौसम खराब हो चुका है और स्प्रिंग सीजन के आने तक कोई भी ऊपर नहीं जा सकता और स्प्रिंग से पहले ये दोनों इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। इसीलिए दोनों यहाँ से सीधा हांगकांग चले जाते हैं। और जब कार्टर एक बार में बैठा होता है तो उसके पास एक लड़की आती है, वो उससे बातें करना शुरू कर देती है और वो उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए उसे अप्रोच करती है, लेकिन कार्टर मना कर देता है। दरअसल इस लड़की को कोल ने भेजा होता है क्योंकि कार्टर ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपनी पत्नी के साथ बिताई होती है, उसने कभी किसी दूसरी लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया होता। इसीलिए कोल इस लड़की को भेजता है, लेकिन कार्टर अपनी पत्नी के लिए आज भी ईमानदार होता है, भले उसके अंदर उसके लिए फीलिंग्स अब कम हो चुकी है। और इसके बाद कार्टर कहता है कि हमें अपनी जर्नी को यहीं पे रोकना होगा, हमें अब घर जाना है। और ये दोनों अपनी जर्नी को रोककर वापस अपनी कंट्री आ जाते हैं। लेकिन जब ये गाड़ी से घर जा रहे होते हैं तभी गाड़ी एक घर के आगे रुकती है और ये घर कोल की बेटी का होता है। इस बात से कोल गुस्सा हो जाता है और वो अपने एम्प्लॉय टॉम से बोलता है, क्या ये तुम्हारा आइडिया था? दरअसल टॉम पूरे सफर में इन्हीं के साथ होता है। टॉम कहता है कि नहीं, ये मेरा आइडिया नहीं था। कार्टर बोलता है कि ये सब मेरा आइडिया था। और इसके बाद कोल गाड़ी से उतरकर चला जाता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत जीरो से शुरू की थी और आज मैं बिलियनियर हूँ, मेरे पास बहुत सारी रॉयल्टी आती है और यहाँ तक कि प्रेसिडेंट भी मेरी सलाह लेते हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे बदल दोगे? तुम सोचते हो कि मैं दरवाजा खटखटाऊंगा, वो बाहर आएगी, वो थोड़ा सा एंग्री होगी, थोड़ा सरप्राइज होगी और मुझे उसे बताना होगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, मैं हमेशा उसे मिस करता हूँ और अब मैं मरने वाला हूँ, इसीलिए मुझे किसी के सहारे की जरूरत है, मैं अकेले नहीं मरना चाहता। कार्टर कहता है कि हर कोई अकेले मरने से डरता है। कोल कहता है कि मैं हर कोई नहीं हूँ और वो बकेट लिस्ट को फाड़ कर वहां से चला जाता है। कार्टर भी अपने घर चला जाता है। कार्टर की फैमिली कार्टर को देखकर बहुत खुश होती है और वो उस रात को अपनी वाइफ के साथ डांस भी करता है। वहीं दूसरी तरफ कोल अपने घर में अकेला होता है और पहली बार उसकी आंखों में आंसू होते हैं, नहीं तो हमेशा फन करने वाला इंसान था। इसके कुछ दिनों बाद कोल अपनी ऑफिशियल मीटिंग में होता है और तभी उसे बताया जाता है कि कार्टर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और कोल कार्टर से मिलने के लिए जाता है, जहां पर वो देखता है कि कार्टर की तबीयत अब बहुत ज्यादा खराब है।
कार्टर उसे एक पेपर देता है और उससे पूछता है क्या तुम अभी भी उस महंगी कॉफी को पीते हो जिसका नाम कॉपी ल्यूएक है। दरअसल कॉपी ल्यूएक वो कॉफी होती है जो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है और कोल उस कॉफी को बहुत शान से पीता है और वो हमेशा उस कॉफी की तारीफ करता है। और ये जो पेपर कार्टर ने कोल को दिया होता है इसमें उसी कॉफी की डिटेल्स होती है और उसमें लिखा होता है कि जंगली बिल्लियां एक खास तरह की बीन्स को खाती है, उसे डाइजेस्ट करती है और उसके बाद उसे अपनी बॉडी से निकाल देती है और इसके बाद गांव वाले जंगली बिल्लियों के स्टूल को प्रोसेस करते हैं। और ये जो कॉफी है बीन्स का और कैट के स्टूल का जो कि प्रोसेस करके इसमें डाला जाता है उसका कॉम्बिनेशन है और इस कॉफी का नाम है कॉपी ल्यूएक, जिसे कोल हमेशा पीता रहता है, जिसकी वो हमेशा तारीफ करता रहता है। और ये पूरी इंफॉर्मेशन कोल को देने के बाद कार्टर बहुत जोर से हंसता है। वो इतना हंसता है कि उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो कोल से उसका पेन मांगता है और उसके पास जो उसकी बकेट लिस्ट होती है वो उसे निकालता है और उसमें उसने एक जगह लिखा होता है कि वो तब तक हंसना चाहता था जब तक उसकी आंखों से आंसू ना निकल जाए और उसकी ये विश पूरी हो जाती है। और इसके बाद वो अपनी विश लिस्ट को कोल को दे देता है और कहता है कि अभी सफर खत्म नहीं हुआ। कोल कहता है कि ये एक आदमी की डील नहीं थी। कार्टर कहता है कि अब तुम्हें ये सफर अकेले ही तय करना होगा। और इसके बाद कार्टर को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है और कोल बाहर अपनी गाड़ी में आ जाता है जहां वो एनवेलप से एक लेटर निकालता है जो उसके लिए कार्टर ने लिखा है। उसमें लिखा होता है कि पिछले कई हफ्तों से मैं तुम्हें ये लेटर लिखने की कोशिश कर रहा था और अगर मैंने नहीं लिखा होता तो मैं हमेशा पछताता। तुमने मेरे लिए जो कुछ किया मैं उसे कभी भी लौटा नहीं सकता, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना होगा। और अगले पल दिखाया जाता है कि कोल अपनी बेटी के घर के बाहर होता है। दरअसल कार्टर चाहता है कि कोल अपनी बेटी के घर जाए। वो अपनी बेटी के घर जाता है और उसकी बेटी उससे अच्छे से मिलती है और यहाँ पर कोल को ये पता चलता है कि उसकी बेटी की एक छोटी सी लड़की भी है। उसे देखकर कोल को बहुत खुशी होती है। वो उसके गाल पर किस करता है और इस तरह से कोल की बकेट लिस्ट की वो विश पूरी हो जाती है जिसमें उसने ये लिखा होता है कि वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को किस करना चाहता है और उसकी नजरों में उसकी ग्रैंड डॉटर से खूबसूरत कोई भी नहीं है और उसे उसकी जिंदगी का जॉय मिल गया है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि ऑपरेशन के दौरान कार्टर की मृत्यु हो जाती है। इस बात से उसका पूरा परिवार बहुत दुखी होता है और जब कार्टर का फ्यूनरल होता है तो वहां पर कोल स्पीच देता है। वो कहता है कि मैंने और कार्टर ने दोनों ने दुनिया एक साथ देखी। 3 महीने पहले हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे, लेकिन सच कहूं तो आज मैं उसे बहुत प्यार करता हूं, उसे बहुत मिस करता हूं। और ये कहते कहते वो बकेट लिस्ट निकालता है जहां पर कार्टर की एक विश होती है जिसमें वो एक अजनबी की मदद करना चाहता था और वो उस विश को काट देता है क्योंकि वो पूरी हो चुकी है। उसने कोल की जाने अनजाने में मदद की है जो कि उसके लिए एक अजनबी था। कोल कहता है कि कार्टर की जिंदगी के आखिरी महीने मेरी जिंदगी के सबसे बेस्ट महीने थे। उसने मेरी जिंदगी बचाई और मुझसे पहले ये बात कार्टर खुद जानता था। हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी में खुशियां लेकर आए। और अब इस कहानी का पहला सीन दिखाया जाता है जहां पर एक आदमी हिमालय के ऊपर जा रहा है और वो हिमालय की चोटी पर पहुंच जाता है और तभी हमें कार्टर की आवाज बताती है कि कोल 81 साल तक जिंदा रहा, यानी कि अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। और ये आदमी जो हिमालय की चोटी पर आया है इसका नाम मैथ्यू होता है, जिसे हमेशा कोल टॉम कह के बुलाता था। और पूरी जर्नी में ये कोल और कार्टर के साथ भी था। ये अपने बैग से कॉफी का डिब्बा निकालता है जिसके अंदर कोल की राख है और हिमालय की चोटी पर जहां पर पहले से कार्टर की राख रखी होती है उसी के बगल में मैथ्यू कोल की राख को भी रख देता है। इस तरह से इनकी जो बकेट लिस्ट होती है, जितनी भी उसमें विशेष होती हैं, वो सब की सब पूरी हो जाती हैं। ये कहानी अपने आप में एक मास्टरपीस है क्योंकि इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो कोल और कार्टर को अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में पता चला, वही अगर किसी को अपनी पूरी जिंदगी पता हो तो उसकी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है।